यस एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम लोग अभी बात करने वाले हैं चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्लियर? ये एनसीईआरटी में कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के जस्ट बाद में दिया हुआ है, यानी कि उसी चैप्टर में इसे इन्वॉल्व किया हुआ है, यानी कंप्लीट मिलाकर के एक पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, केमिस्ट्री सेकंड के अंदर 12th क्लास में, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने एल्डिहाइड और कीटोन की पूरी केमिस्ट्री को 3 लेक्चर में कंप्लीट किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, सबसे लेंथी भी होता है अगर देखा जाए तो। और अब हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की। सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, जैसे कि आप हर चैप्टर में ले रहे हो इंट्रोडक्शन। एल्कोहल पढ़ा तो आपने एल्कोहल क्या होते हैं उसे देखा, फिनॉल पढ़ा तो आपने देखा फिनॉल क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा तो सबसे पहले आपने ये सीखा कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप स्टूडेंट्स? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो बना है कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल से मिलके। कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इन दोनों को मिला करके ये बना है कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जिसमें प्रेजेंट होता है, ये जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिड इनके आगे क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, इनकी अम्लीय प्रकृति होती है अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसीलिए इनके नाम के आगे एसिड लिखा हुआ है। और एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड इन्हें कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से कहा जा रहा है। ध्यान रखना, कार्बोनिल होता है CO ग्रुप। अगर इसमें एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्काइल आ जाए एल्डिहाइड, और यदि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ जाए ये कीटोन, ये कार्बोनिल के अंदर कंसीडर होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोनिल में कभी कंसीडर नहीं होता, क्योंकि कार्बोनिल की प्रॉपर्टी अलग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो ये ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिल समूह है, ग्रुप है, जबकि कार्बोनाइल यानी एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको ये समझ में आ गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आप ये सोच के देखो कि एक एग्जांपल यदि मैं लूं RCOOH, तो ये होगा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें एल्काइल साइड चेन आ गई है, एलिफैटिक ओपन चेन। जबकि इसी के आगे यदि एरोमेटिक या रिंग जोड़ दें तो ये कहलाएगा एरोमेटिक एसिड। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन हम लेके चल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के इंट्रोडक्शन में, एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक काम करते हैं, इसके जस्ट बाद देखो आपको ये समझ में आ गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ढेर सारे एग्जांपल हम अभी लेने वाले हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, पूरे कंप्लीट सब हम विद नॉमेनक्लेचर लेंगे, सब हम विद नॉमेनक्लेचर लेके चलने वाले हैं। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नेचर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आप इन्हें सबसे ज्यादा एज ए फैटी एसिड पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो आप इन्हें? सबसे ज्यादा फैटी एसिड के रूप में। फैट के अंदर यानी वसा के अंदर जो उपस्थित अम्ल होता है वो फैटी एसिड होता है। और ये एसिड क्या है? 12 से लेके 18 कार्बन यानी कि 12 to 18 कार्बन कंटेनिंग हायर एसिड। यानी एलिफैटिक चेन जो है उसके अंदर 12 से लेके 18 वाली कार्बन वाली चेन हो तो हायर मेंबर्स जो होते हैं उन्हें फैटी एसिड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उन्हें फैटी एसिड? क्योंकि ये फैट के अंदर एज ए एस्टर यानी एस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आप आगे जब साबुन या अपमार्जक यानी कि सोप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे तब आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगी। आगे हमारा एक चैप्टर आएगा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उस चैप्टर के अंदर हम सोप और डिटर्जेंट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब फैटी एसिड की नॉलेज और आ जाएगी। फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलो कुछ एग्जांपल लेंगे। तो शुरुआत इसको ऐसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, हमारे सामने ढेर सारे एग्जांपल भी आ जाएंगे और उनके नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर भी हम लोग सीख लेंगे।
देखो वैसे तो नॉमेनक्लेचर का मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, पूरा नॉमेनक्लेचर डिटेल में वहां, लेकिन देखो हमें डबल फायदा है, हमने नॉमेनक्लेचर भी अलग पढ़ लिया और हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर के नाम हमने फिर सीख लिए, तो हमारा रिवीजन ही तो हुआ बच्चों अगर देखा जाए तो। मैं एक काम करता हूं, मैं एग्जाम्पल लेता हुआ चलता हूं। एग्जाम्पल भी मैं कैसे लेके चलूं, देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रूल्स नहीं सिखा रहा, मैं आपको यहाँ रूल्स नहीं सिखाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि रूल्स के लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिए, ट्राइवियल यानी रूढ़ पद्धति का नाम और IUPAC नेम, 2 तरह के नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट आपको लेके चलने होते हैं। पहला मेंबर है HCOOH, एक कार्बन वाला, इसे बच्चों फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड कहते हैं। यह लाल चींटी में उपस्थित होता है, रेड आंट में प्रेजेंट होता है, और रेड आंट जो फॉर्मिका लैटिन वर्ड है वहां से फॉर्मिक एसिड आया है, याद रखना। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका, जिसका मीनिंग रेड आंट यानी लाल चींटी में उपस्थित रहने वाला अम्ल होता है, ठीक है। इसका IUPAC नाम होगा मैथेनोइक अम्ल या मैथेनोइक एसिड। इसका मीनिंग एक और पता चल गया कि IUPAC में एसिड का जो सफिक्स होता है अनुलग्न, वो होता है ओइक एसिड, सफिक्स ये लगाते हैं, और उसके नाम से पहले मैथेनोइक एसिड हो गया। मैथेन, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड वो IUPAC में चलेंगे, जबकि फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक ये ट्राइवियल में चलेंगे। मैं ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर के वीडियो को देखो ना बच्चों, एक बार आप वहां पहले पढ़ो उसको और फिर ये रिवीजन करो, देखो बहुत इंजॉय करोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ये याद होने लगेगी आप लोगों को। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर में उपस्थित अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं, और विनेगर से ही ये वर्ड आया एसिटम, वहीं से एसिटिक एसिड बना है। तो ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड के लिए तो आप ये चीज लिख सकते हो, प्रेजेंट इन रेड आंट यानी कि लाल चींटी में, और इसके लिए वाइनेगर, विनेगर में, और IUPAC नाम क्या होगा इसका, एथेनोइक एसिड। कुछ कॉमन पॉपुलर मेंबर और उनके दोनों नाम मैं शेयर कर रहा हूं। इसी तरह 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक जिसका IUPAC नाम प्रोपेनोइक, दोनों में फर्क है बच्चों, प्रोपियोन और प्रोपेनोइक दोनों में फर्क है। 4 कार्बन वाला ट्राइवियल में कहलाता है ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक जो है वो बटर, बटर होता है एक टाइप का, ब्यूटायर बटर से आया ये वर्ड, कहां से आया ये वर्ड, बटर से। हमारी देशी लैंग्वेज में इसे घी कहते हैं, बटर आप जानते हो मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहा जाता है बटर। ब्यूटायरिक एसिड वहां मिलता है, एक अलग टाइप का बटर है, हर तरह के बटर में नहीं, एक अलग टाइप का बटर है, वहां ब्यूटायरिक एसिड मिलता है। ब्यूटायरिक वहीं से बना है 4 कार्बन के लिए, लेकिन इसे IUPAC में कहेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, अब आप देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि यहां वाला सवाल बन जाए एग्जाम में, इनमें से कौन सा अम्ल कौन सा एसिड लाल चींटी में होता है, कौन सा विनेगर में होता है, ऐसा सवाल बन जाए, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर नॉमेनक्लेचर का सवाल यदि एसिड के चैप्टर से आता है बच्चों, मैं आपको बता दूं एग्जाम में, तो वो सवाल जो बनेगा वो इस तरह के बनेगा, सवाल इस तरह के स्ट्रक्चर से, देखना 4 कार्बन और ये लीजिए इसका ट्राइवियल नेम, मैं नॉमेनक्लेचर में बता चुका हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहां इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप ध्यान रखो। 4 कार्बन के लिए आइसो ग्रुप इसमें आ गया, आप लिखते हो आइसो ब्यूटायरिक एसिड। अब आइसो ब्यूटायरिक एसिड नाम लिख के एग्जाम में सवाल क्या पूछता है कि आइसो ब्यूटायरिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम लिखते वक्त आप लंबी श्रृंखला लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हो, नंबरिंग करते हो, 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। अब एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि वो ट्राइवियल नाम लिख के
आपसे पूछ सकता है कि इस आइसोब्यूटायरिक का आईयूपीएसी नाम कीजिए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटायरिक की स्ट्रक्चर ये होती है, ये बनाओगे और उसके बाद आईयूपीएसी खींचोगे, तो डबल क्वेश्चन हो गया एक ही में। ऐसे सवाल नोमेनक्लेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगी ये बात। क्लियर? ये लीजिए, ठीक। अब मैं देखो एक नाम और आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, 5 कार्बन वाला, ये है आइसोवैलेरिक एसिड। क्या नाम है इसका? आइसोवैलेरिक, वैलेर से आया है। और आइसोवैलेरिक एसिड को आप नाम दोगे आईयूपीएसी में 1 2 3 4 4 कार्बन के रेस्पेक्ट में 3 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा चलो, ये तो आपको समझ में आ गया। ये हमने लिखा ट्राइवियल और ये हमने लिखा आईयूपीएसी, ठीक है। ये हमारा एक सिस्टम हो गया। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, उनके कुछ नोमेनक्लेचर कॉमन नाम मैंने आपसे शेयर कर लिए। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पर नोमेनक्लेचर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे यहाँ पे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें दो दो COOH प्रेजेंट है। जिसमें एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट है वो मोनो, जिसमें दो COOH है वो डाई, जिसमें दो से ज्यादा जैसे 3 आ गए तो वो ट्राई। अभी मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके बहुत सारे मेंबर इंपॉर्टेंट है और नेचर में देखे जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 2 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलते हैं बच्चों ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक एसिड, करेक्ट। जैसे ही 2 से मैं तीसरे कार्बन को बढ़ाऊंगा तो CH2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 COOH उपस्थित होंगे। 3 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं बच्चों मेलोनिक एसिड। हाँ, 4 कार्बन वाला इंपॉर्टेंट सक्सिनिक एसिड। और ये नाम, ये सब ट्राइवियल नेम है, रूढ़ पद्धति के नाम है। सक्सिनिक एसिड कॉमन यानी सामान्य नाम है। ये आईयूपीएसी के अंदर आपको बाकायदा नंबरिंग करते हुए चलना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताता हूं एक और वेरी इंपॉर्टेंट 6 कार्बन वाला, हाँ बच्चों 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलते हैं एडिपिक एसिड। बस ओम्स गेप्सा चलता है, लेकिन हमें 12th एनसीईआरटी लेवल पे जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम याद रखने थे, उनमें ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक और एडिपिक, ये 4 नाम इसमें ज्यादा फेमस है। क्लियर? तो ये नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन ऑलमोस्ट हो गया है, और बाकी डिटेल नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। जो कॉमन नाम और हमें सीखने थे वो इस चैप्टर के मैंने आपको सिखा दिए। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा ग्रुप है, हमने नामकरण यानी नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। और अब बारी आती है इसके बाद तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, अगर आप इनकी ठीक से नेचर देखें तो मैं आपको बता दूं कि ये कार्बन तो दिखाई दे ही रहा है, sp2 है। ये लॉन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड है, यानी कि यहां पर इस OH ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लॉन पेयर का +R रेजोनेंस यानी अनुनाद प्रभाव इफेक्ट काम कर रहा है। दोबारा समझो, दोबारा समझो। एक होता है कार्बोनाइल यानी एल्डिहाइड कीटोन, और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, अरे भाई दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि एल्डिहाइड या कीटोन में जो ग्रुप अटैच है उनके पास लॉन पेयर नहीं है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस के थ्रू दे नहीं सकते।
और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लॉन पेयर है जिसका रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है और इसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्रियाशीलता घट जाती है और इसके अलावा इनके रासायनिक गुण यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये एडिशन देता है, ये सब्स्टिट्यूशन देता है, ये योगात्मक अभिक्रिया देता है, ये प्रतिस्थापन देता है। हिंदी में अगर देखो तो आ रही है बात समझ में? तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें भी क्लियर हो रही होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp2 तीनों का ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्लियर? अभी केवल मैं आप लोगों से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं इस समय। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी पूछिए, देख लीजिए, कुछ इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को सीख लिया। आगे जाके आप देखोगे कि ये अपनी प्रोटॉन को बहुत आसानी से लूज कर देता है और जो एनायन बनता है कार्बोक्सिलेट एनायन, वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है और इसीलिए ये एसिड कहलाता है, क्योंकि ये H+ बहुत आसानी से लूज कर देता है। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को अब इसके बाद जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं स्ट्रक्चर के बाद, वो टॉपिक होगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, एक चीज मैं आपको शेयर कर दूं कि ऑलमोस्ट बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके द्वारा एसिड को बहुत आराम से बनाया जा सकता है। इसके अंदर मैं आपके सामने 6 से 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रहा हूं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से कैसे एसिड बनता है। उनमें से कुछ मेथड तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके और कुछ नए हम अभी पढ़ रहे हैं। पहले हम एक एक करके सारे मेथड देखेंगे अलग अलग और फिर हम उसकी एक समरी टेबल बना लेंगे कि हमने एक साथ ये सारे मेथड पढ़े थे। क्लियर स्टूडेंट्स? बात करते हैं सबसे पहले नंबर का मेथड, फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। इन दोनों को एक साथ ले चलो क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आगे एल्डिहाइड ही बनेगा। तो याद रखना, एल्कोहल और एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो यहां यूजिंग कौन सी रिएक्शन यूज में लेंगे? ऑक्सीडेशन, बाय द ऑक्सीडेशन। अब हमने एल्डिहाइड चैप्टर भी पढ़ लिया, हमने एल्कोहल चैप्टर भी पढ़ लिया और हमने उन दोनों चैप्टर में इनके ऑक्सीडेशन पढ़े थे। याद कीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल, नॉट 2 डिग्री। कौन सा एल्कोहल स्टूडेंट्स? 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। क्या कहा मैंने? स्ट्रॉन्ग एजेंट। पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड से होता हुआ फाइनली क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। फाइनल बात आती है एजेंट्स की। स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं एसिडिक परमैग्नेट या एसिडिक डाइक्रोमेट्स। पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। ये दोनों ही पावरफुल एजेंट्स हैं बच्चों और ये केवल अकेले अल्कोहल का नहीं करते, ये एल्डिहाइड का भी करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी करते हैं और इसके अलावा ये कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं जिनका भी कर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। इनके साथ यही ड्रॉबैक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें केवल अल्कोहल का कराना है 1 डिग्री का, बहुत आराम से इन्हें यूज में लो, वाइग्रस कंडीशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और यदि हमने केवल, हमें मान लो हमारे सामने एल्डिहाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एल्डिहाइड के लिए इन्हें भी यूज में ले सकते हो। अदरवाइज आपने माइल्ड एजेंट भी तो पढ़े हैं। हाँ भाई, टॉलेंस, फेलिंग, माइल्ड एजेंट्स को भी आप काम में ले लो एल्डिहाइड के अंदर, जो पर्टिकुलर एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, टॉलेंस,
ये सब मैं बता चुका हूं एल्डिहाइड के चैप्टर में। टोलेन और फैलिंग क्या होते हैं? फैलिंग ये एसिड बनाते हैं। एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो माइल्ड ज्यादा बढ़िया है, और एल्कोहल से बनाने तो स्ट्रॉन्ग एजेंट्स बेस्ट है। जब स्ट्रॉन्ग एजेंट की बात आ रही है तो मैं आपको एक एजेंट और बता देता हूं स्ट्रॉन्ग में ही, नाम है जॉन्स रिएजेंट। कई बार इसका सवाल आ जाता है, आप याद करना, मैंने आप लोगों को अल्कोहल वाले चैप्टर में, जिन्होंने अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा, ढंग से रिवाइज किया, आप दोबारा उस वीडियो को देखना, मैंने आपको वहां एक सेरेट कोलिन एजेंट बताया था माइल्ड में, जो केवल एल्डिहाइड तक रुकता है। जब अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनाना है तो एक तो पीसीसी, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी, और एक सेरेट कोलिन, ये दोनों बेस्ट होते हैं। लेकिन जब हमें कन्वर्ट करना है 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड, तो बेस्ट एजेंट्स हैं ये। अदरवाइज जॉन्स भी बहुत बढ़िया एजेंट माना जाता है। और जॉन्स क्या है? जॉन्स है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इन एसीटोन, एसीटोन के अंदर सॉल्वेंट है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिडिक मीडियम ये मेन रिएजेंट है। इसे जॉन अभिकर्मक या जॉन रिएजेंट कहते हैं। पीसीसी पहले पढ़ लिया, जहां एल्डिहाइड पे रुकना है। सेरेट कोलिन वो भी पहले पढ़ लिया। जॉन का इंट्रोडक्शन आज हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लेवल के रिएजेंट्स अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के एग्जाम में सवाल पूछते हैं, याद रखना, ठीक है। एल्डिहाइड से भी बनता है। पहला आपको मेथड, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे नंबर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, और वो है, दूसरे नंबर का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स, जिसे साइनाइड भी बोलते हैं बच्चों, एंड एमाइड्स। ये दोनों एक ही टाइप से बनाएंगे, इसलिए दोनों को एक साथ ले लिया। क्या लिया हमने? नाइट्राइल्स और एमाइड्स। अब आपको नाइट्राइल और एमाइड्स का परिचय तो पहले ही दिया जा चुका है। ध्यान रखना, साइनाइड के जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस, लेकिन मीडियम कौन सा? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसे कहते हैं पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, वाटर से तोड़ना। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे हम पूरी, इतनी लंबी मैकेनिज्म करके हमें करना क्या है? हमें पता होना चाहिए कि वाटर से ब्रेक डाउन करते वक्त HOH, HOH, HOH मतलब 3 बॉन्ड का क्लेवेज 3 वाटर के मॉलिक्यूल से होगा। इधर अमोनिया और इधर एक कार्बन पे 3 OH, वाटर निकलते हुए एसिड बन जाएगा। अब बच्चों एक तरीका तो ये कि मैं आपको सीधे बता दूं कि भाई साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनता है और दूसरी तरफ अमोनिया निकल जाता है। और एक तरीका ये था कि मैंने आपको बता दिया कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल एग्जैक्टली काम आएंगे, 3 वाटर से इसे ब्रेक डाउन किया जाएगा तीनों बॉन्ड्स को, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी। तो दोनों ही तरीके अपने आप में बढ़िया है। सीधा तरीका तो ये है कि साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये हमेशा एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होगा। कभी भी एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में साइनाइड का मत करवाना, बेसिक मीडियम में साइनाइड का नहीं हो। इसी तरह मैं आपको एक बात और बता दूं कि ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस में बीच में एमाइड ही बनता है पहले, और एमाइड फर्दर हाइड्रोलाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है? H2O का OH अटैक करना और इस एमीन को निकाल देना, बस इतना सा मीनिंग है। तो एक चीज आपको यह समझ में आ गई होगी कि नाइट्राइल्स के हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनता है, लेकिन रास्ता एमाइड वाला ही चलता है। यदि मान लो हमारे सबस्ट्रेट में केवल एमाइड ही दिया हुआ है, जैसे मैंने ले लिया बेंजेमाइड, सपोज मैंने ले लिया बेंजेमाइड, हाँ भाई, और बेंजेमाइड का मैंने करवा दिया हाइड्रोलाइसिस,
H2O एसिडिक मीडियम को H3O+ भी लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से H2O से हाइड्रोलाइसिस होगा, H2O का OH अटैक करेगा, NH2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और क्योंकि मीडियम एसिडिक चल रहा है, इसलिए ये भी टेंशन नहीं है कि भाई एसिड अपनी प्रोटोन को लूज कर दे सॉल्वेंट में, वो टेंशन भी नहीं है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कैसे नाइट्राइल्स से हम लोग यहां प्रिपेयर कर रहे हैं एसिड को, और कैसे हमने एमाइड से एसिड को यहां पर बनाया, सिंपली क्लियर। तो ये सेकंड नंबर का मेथड हो गया है। अब जैसे एमाइड में मैंने बेंजामाइड ले लिया, कल को मैं यहां पर मान लो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिखता तो बेंजोइक एसिड बन जाता। हाँ, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। साइनाइड के तो ढेर सारे कन्वर्जन है स्टूडेंट्स। अच्छा एक रिएक्शन देखो, अब आप, मैंने लिया मान लो सपोज मैंने लिया इथाइल ब्रोमाइड और मैंने डाल दिया इस पे KCN और मैंने बनाया A, तो साइनाइड सब्स्टिट्यूशन करके बनाएगा इथाइल साइनाइड, यही बनेगा। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन का केस हो गया, और इस पर मैंने आगे डाल दिया हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, तो हमें क्या मिलेगा? प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। ये तो एक कन्वर्जन है साइनाइड का। साइनाइड पर यदि आगे ग्रिग्नार्ड डाल दें तो आपने साइनाइड से कीटोन बनाने के मेथड में पढ़ा था, कीटोन वाले चैप्टर में, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। वो जो कीटोन बनता है वो बनता है ये वाला। क्यों? क्योंकि पहले ये अटैक करेगा ग्रिग्नार्ड और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होकर के ये बनेगा मिथाइल इथाइल कीटोन, या 2-ब्यूटेनॉन भी इसे कह सकते हो। ये तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन है। यदि साइनाइड पर हम लिख लें, ले लें यूज में, साइनाइड पर यदि हम यूज में लें, साइनाइड पर हम लें यूज में, हमने एक रिएजेंट पढ़ा था, आपको याद होगा, रिडक्शन के अंदर पार्शियल रिडक्शन, स्टीफेन रिडक्शन हमने पढ़ा था, SnCl to HCl, स्टीफेन, तो एल्डिहाइड बन जाता है। मतलब साइनाइड के ढेर सारे कन्वर्जन, एक काम करेंगे साइनाइड के कन्वर्जन लास्ट में पढ़ लेंगे, जब ये 4 चैप्टर हो जाएंगे ना हमारे बड़े एमीन तक के, साइनाइड के कन्वर्जन को जरूर पढ़ना। साइनाइड से एसिड भी बनता है, साइनाइड से एमाइड भी बनता है, साइनाइड से एल्डिहाइड भी बनता है, साइनाइड से कीटोन भी बनता है, साइनाइड से एमीन भी बनता है मेंडियस रिएक्शन के द्वारा। सारे कन्वर्जन को एक साथ समराइज कर लेंगे। और साइनाइड बनाना है तो यही बेस्ट मेथड है, एल्काइल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड से इसे बनाया जाता है। क्लियर है? मल्टी स्टेप केस के हिसाब से आपको थोड़ी सी तैयारी इस तरह की भी रखनी पड़ेगी। हम लोग बात कर रहे थे फ्रॉम नाइट्राइल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एमाइड, आपने इसे बेटर सीख लिया। और अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में तीसरे नंबर के मेथड पे, थर्ड नंबर का मेथड, ये है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है विक्टर ग्रिग्नार्ड को, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट माना जाता है ग्रिग्नार्ड। पर यदि ग्रिग्नार्ड से हमें एसिड बनाना है तो बच्चों ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड होता है RMgX, यार कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हमने मैथिल लिया, एथिल, फिनाइल, बहुत वैरायटी मिलती है इस R की, यार माइनस होता है। इससे यदि हमें एसिड बनाना है तो इस पर रिएक्शन करवाई जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि ड्राई आइस, CO2। हाँ बच्चों, CO2 क्या कहते हैं दूसरा नाम? ड्राई आइस। तो CO2 में ये जो वीक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल है, इस पर ये ग्रिग्नार्ड का R- अटैक कर जाता है, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसे ही अटैक होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि इनिशियली बन के आएगा सॉल्ट, यानी कि लवण। जरा चेक कर लो,
और उसके बाद आप इसे एसिड बनाना चाहते हो तो आपको मीडियम कैसा रखना पड़ेगा बच्चों, एसिडिक, क्योंकि ये मीडियम बेसिक चल रहा था ग्रिग्नार्ड के प्रेजेंस में, ग्रिग्नार्ड खुद भी बेस है, तो आपने क्या डाल दिया इस पे आगे फर्दर, एसिडिक मीडियम, एक्वस एसिड डाल दिया। अब ये एसिडिक मीडियम डालते ही ये सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड से अगर आपको एसिड बनाना है, जैसा भी आपको एसिड चाहिए इसमें वैसा बना के दे देगा आपको ये। अगर बेंजोइक एसिड बनाना है तो यहाँ फेनिल ले लो, पीएच बेंजोइक बन जाएगा। तो समझ में आ रही होगी ये रिएक्शन भी आप लोगों को, ग्रिग्नार्ड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, CO2 से रिएक्शन करवा देना। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में पूछी जाती है ये रिएक्शन। क्लियर? चलिए, ये तीसरे नंबर का मेथड हो गया। अब इसमें मुझे एग्जांपल लेने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हाँ, और ग्रिग्नार्ड को कैसे बनाया जाता है वो भी आप सीख चुके हो पहले ही एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में। व्हेन एल्काइल हैलाइड्स ट्रीटेड विथ द मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, ईथरल सॉल्यूशन में, तो क्या बनते हैं, RMgX। तो हो सकता है कि वो यहां से स्टार्ट कर दे रिएक्शन को एग्जामिनर, जब यहां से स्टार्ट करेगा तो एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम, पहला स्टेप ये लिखेगा मतलब ग्रिग्नार्ड, और आगे दूसरा स्टेप लिखेगा CO2, और तीसरा स्टेप लिखेगा एसिडिक मीडियम, मतलब प्रोटॉन सप्लाई करके एसिड, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इस तरह से 3 स्टेप में ये एक पूरा केस बन के आएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर प्रिपरेशन की, और ये है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ध्यान रखना मैंने कहा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से इसे बनाया जाता है, ये मैंने लिखा एसिड क्लोराइड RCOCl, और हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना यहां पर करवाया जाता है बेस हाइड्रोलाइसिस। बहुत फर्क है भैया इसमें। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर से ब्रेक डाउन करना, लेकिन ये 2 अलग अलग मीडियम में होता है, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। एसिडिक मीडियम वाला हाइड्रोलाइसिस आप नाइट्राइल पे और एमाइड यानी नाइट्रोजन वालों पे यूज में लोगे, क्योंकि इनके लॉन पेयर जो है वो बेसिक है, एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट हो जाते हैं। ध्यान रखना, नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से एसिड बन रहा है, जबकि एसिड क्लोराइड पर अगर आप एसिड हाइड्रोलाइसिस डालोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन है जिसका -I इफेक्ट है। इसीलिए आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कंपाउंड एसिड क्लोराइड -I इफेक्ट की वजह से, और आपने इसमें बेस डाल दिया तो इसकी एक्टिविटी और बढ़ गई। अब ये बहुत आराम से बेस ही कर जाएगा ना सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन होके पहले सॉल्ट बनेगा, लवण, बेस का जो काउंटर कैटायन है उसका सॉल्ट बनेगा। मान लो आपने NaOH लिया है तो एसीटेट सोडियम का बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट को आप आगे एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको मीडियम कैसा करना पड़ेगा, लास्ट में एसिडिक। अब आप सोचो, अब आप ये सोचोगे कि सर इसमें तो 2 स्टेप यूज में लेने पड़े, लेने ही पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है, लेने ही पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ही बढ़िया और बेस्ट रिएक्शन जानी जाती है जब एसिड बनाना होता है एसिड क्लोराइड से, तो बेस हाइड्रोलाइसिस बेस्ट है, नॉट एसिड। लेकिन पहले सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट बन गया तो क्या दिक्कत है, सॉल्ट पर आगे एसिडिक मीडियम डाल के एसिड बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी टिपिकल रिएक्शन नहीं होती है ये स्टूडेंट्स। तो एसिड क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना भी आपने सीख लिया है। 5वें नंबर पे आपको लेके चलते हैं फ्रॉम एस्टर, और ये सवाल एग्जामिनर के इंटरेस्ट में रहता है, क्योंकि एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी एसिड बनते हैं। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से भी एसिड बन रहे हैं, एमाइड के हाइड्रोलाइसिस से भी एसिड बन रहे हैं, एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से भी एसिड बन रहे हैं, इवन एनहाइड्राइड से भी बन रहे थे, पर एनहाइड्राइड को मैंने नहीं बताया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी एसिड बन रहे हैं,
सारे फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोलाइसिस। लेकिन एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में दोनों तरह का हाइड्रोलाइसिस वर्क करता है, एसिड भी और बेस भी। याद रखना, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस, फ्रॉम एस्टर रिएक्शन का नाम हाइड्रोलाइसिस। एस्टरों का जल अपघटन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, एसिड बनाता है। पहला इसमें आपको बताते हैं ए, एसिड हाइड्रोलाइसिस। ध्यान देना, एसिड हाइड्रोलाइसिस के साथ आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, एसिड बनाना है। एस्टर लिया, एस्टर क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं RCOOR एस्टर, OH एसिड, OR एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, लेकिन मीडियम एसिडिक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने एरो ही इक्विलिब्रियम का लगाया है क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाइड्रोलाइसिस में ये होगा कि H2O मॉलिक्यूल अटैक करेगा और यहां से एस्टर निकल जाएगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, इधर OH और इधर H। कुछ इस तरह की प्रोसेस होगी। तो आप देखोगे कि एक तरफ बनेगा एसिड और एक तरफ बच्चों क्या बनेगा, अल्कोहल। याद रखना, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिड और अल्कोहल ये दोनों बन के आते हैं, लेकिन ये एक रिवर्सिबल पाथ है, दैट इज ए रिवर्सिबल reaction, so it is not good method। क्योंकि एसिड और अल्कोहल की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन एस्टरिफिकेशन उल्टा चले तो वो एस्टरिफिकेशन कहलाती है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में एसिडिक मीडियम में इंटरेक्ट करते हैं तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो ये रिवर्सिबल पाथ भी पॉसिबल है। तो ये पहले इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये सक्सेसफुल रिएक्शन नहीं है। अगर इसे सक्सेसफुल बनाना है तो आपको H2O की बहुत ज्यादा एक्सेस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में H2O आपको लेना पड़ेगा। इस केस के अंदर बहुत एक्सेस में वाटर यूज में लेना होगा, तब जाकर के ये कोई सक्सेसफुल बनेगी। अदरवाइज एसिड हाइड्रोलाइसिस इज नॉट ए गुड फॉर एस्टर। इसके कंपैरेटिवली सेकंड नंबर का हाइड्रोलाइसिस होगा बेस हाइड्रोलाइसिस, एंड दैट इज मच बेटर, क्योंकि बेस हाइड्रोलाइसिस एस्टर का इरिवर्सिबल पाथ है। ये रिवर्सिबल था, वो इरिवर्सिबल होगा। तो याद रखना, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस दोनों देखे जाते हैं, लेकिन एसिड हाइड्रोलाइसिस को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो बनेंगे पर एसिड और अल्कोहल वापस एस्टरिफिकेशन कर जाते हैं एसिडिक मीडियम में, और ये एक नॉन रिएक्शन है, आप जानते भी हो इसके बारे में। मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड नंबर पे, बी, बेस हाइड्रोलाइसिस की तरफ। और बेस हाइड्रोलाइसिस में ये मैंने फिर वही एस्टर ले लिया। देखो R और R बदल सकता है पर कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा कभी भी। वो इन्हें बदल के दे सकता है एग्जाम में, पर एस्टर तो एस्टर ही रहेगा ना। और उसके साथ आपको मिलेगा एरो पे लिखा हुआ बेस हाइड्रोलाइसिस। अब दरअसल देखो, रिएक्शन तो वापस से वही होगी, इधर OH और इधर H, पर इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या मिला देखना जरा एक बार सभी, देखना इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या मिला कि इसमें एसिड बन के ही नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं कैसे, देखना, एसिड तो बना, अल्कोहल भी बना, लेकिन ये एसिड बेसिक मीडियम में, क्यों भाई बेसिक मीडियम चल रहा है, बेसिक मीडियम में अपनी प्रोटॉन लूज करके क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो जैसे मान लो हमने NaOH लिया था सपोज, तो ये सोडियम का सॉल्ट बना लेगा। अब सॉल्ट कभी भी अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन नहीं कर सकता, यानी सॉल्ट कभी भी इसके साथ वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि सॉल्ट इज वेरी लेस रिएक्टिव। सॉल्ट कभी भी, एसिड का सॉल्ट कभी भी अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन नहीं करता है।
सो दैट इज वाई हमने लिखा बेस हाइड्रोलाइसिस इज सक्सेसफुल, it is successful and it is irreversible. ये लीजिए, बेस हाइड्रोलाइसिस इसका सक्सेसफुल है। अब देखो, अब बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर होते हैं, सॉल्ट बन गया, एक तरफ अल्कोहल निकल गया, लास्ट स्टेप में आप एसिड डाल दो। अब जाके कोई भी एसिड, मिनरल एसिड डाल दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा उससे। क्योंकि मीडियम बेसिक चल रहा है तब तक वो सॉल्ट ही बना रहेगा। आपको उसमें उसे एसिड में कन्वर्ट करना है, आप प्रोटोन यानी कि एसिडिक मीडियम यूज में लीजिए। बाकायदा बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली एस्टर के बेस हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं। और अब ये लास्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इसके वैरायटी ऑफ एग्जांपल बच्चों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और हमें क्या करना होता है? हमें बस एस्टर को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा के एसिड बना देना है। तो मुझे लगता है कि कॉमन पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए और वो आपने सीख लिया है। और अब मैं आपको बताता हूं सबसे लास्ट 6 नंबर का मेथड। और ये जो 6 नंबर का जो मेथड है, ये एरोमेटिक रिंग पर है, यानी कि फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब ये एल्काइल बेंजीन क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया टोलुइन, टोलुइन एक एल्काइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो आप इसे। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन से ये बनती है और इससे बेंजोइक एसिड बन के आता है डायरेक्ट। क्या बनता है इससे? बेंजोइक एसिड बन के आता है। स्ट्रॉन्ग वाइग्रस कंडीशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग एजेंट कह दो, स्ट्रॉन्ग एजेंट्स कौन से? वही KMnO4 एसिडिक, KMnO4 बेसिक भी काम आता है, अल्कलाइन भी होता है, गलत नहीं है, ध्यान रखना, दोनों ही मीडियम में स्ट्रॉन्ग है। और K2Cr2O7 एसिडिक। अब बच्चों आपको एक बात और याद दिलाता हूं, देखो मैं, ये KMnO4 जो है ना, वो हमने एल्कलाइन यानी कि बेसिक, एल्कलाइन का मीनिंग क्या होता है? क्षारीय, बेसिक, KMnO4, लेकिन कौन सा? कोल्ड, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, जिसको आप 1% एल्कलाइन KMnO4 के नाम से पढ़ के आए हो, क्या कहलाता है? बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। बायर्स रिएजेंट या बेयर्स रिएजेंट इसे बोला जाता है, बेयर अभिकर्मक के नाम से। जबकि यहां जो हम कंडीशन लेते हैं ना, वो हॉट KMnO4 लेते हैं, क्योंकि हमें वाइग्रस स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए बेंचालिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। तो फिर बेयर कहां काम करता है? बेयर एल्कलाइन, सॉरी एल्कीन पे काम करता है स्टूडेंट्स, बेयर, और एल्कीन से डाइऑल बनाता है। लेकिन ये चैप्टर 11th क्लास में आ गया, 12th में नहीं है, जबकि CUET ने 11th क्लास के सिलेबस को कंसीडर ही नहीं किया। CUET ने केवल 12th क्लास के सिलेबस को कंसीडर किया है, इसलिए हम केवल और केवल 12th का सिलेबस लेके चल रहे हैं। ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, बेयर्स टेस्ट, 11th क्लास में एल्कीन वाले चैप्टर में देखा जाता है। क्लियर है? तो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 इज द बेयर माइल्ड एजेंट है, वीक है, वाहिल
hot alkaline KMnO4 is a vigorous very strong reagent। ये ध्यान रखना, ये बहुत जगहों पे काम करता है। ये कीटोन का ऑक्सीडेशन भी करता है। कल आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ा था पिछले वीडियो में। कीटोन में भी बॉन्ड तोड़ते हुए एसिड बनाने में ये काम करता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और एल्कलाइन KMnO4 वो ये हॉट होता है, ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको यूज में तभी लेते हैं जब और कोई काम नहीं कर रहे, जब फिर इनको काम में लिया जाता है। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं इस समय एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन की। यहां देखो, आपने देखा कि टॉलुइन के ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बन गया, तो एरोमेटिक एसिड बनाने के लिए मेथड काम कर रहा है। और आप इस चीज को पकड़ना कि केवल टॉलुइन ही नहीं, अगर हम ले लें इथाइल बेंजीन या हम ले लें क्यूमीन, हमारी रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है स्टूडेंट्स कि बेंजाइलिक प्रोटोन होनी चाहिए, बस एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए बेंजाइलिक। ऐसी एल्काइल बेंजीन जिनके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से या डाइक्रोमेट्स से ऑक्सीडाइज्ड होके बेंजोइक एसिड बनाती हैं। अब आप कहोगे, बोले सर यहां तो 2 कार्बन थे, यहां 3 कार्बन थे, कहां गए? तो एक ही रह गया। मैं कह रहा हूं उस पर फोकस मत करो, ये बॉन्ड को तोड़ते हुए ऑक्सीडेशन करेगा। मैकेनिज्म में मत जाओ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहीं ऐसे ऑक्सीडेशन से जिनकी मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हम कभी भी। कारण कितनी डिटेल में जाओगे मैकेनिज्म्स के अंदर, सबकी मैकेनिज्म देखने बैठोगे तो फिर मैकेनिज्म में ही रह जाएंगे, केस ही भूल जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन के अंदर हम ज्यादातर रिएजेंट्स को याद करते हैं कि किस रिएजेंट से क्या बन रहा है, किस पे कौन सा वर्क कर रहा है, किस पे कौन सा नहीं कर रहा। अब आप एक काम करना, आपने चौथा चैप्टर आप लोगों का ऑलमोस्ट चल रहा है। हेलो एल्केन पढ़ लिया, एल्कोहल पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, फिनोल पढ़ लिया, ईथर पढ़ लिया। हाँ, बहुत सारे आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए, आपने इनको कई बार पढ़ लिया। अब आप इसको समराइज करना कि इसको कहां कहां यूज में लिया और किससे क्या बनाया, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि भाई क्या क्या हमने पढ़ लिया और कितना हमें याद है। आपको बताऊं कि टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन पर इस एजेंट को डाला, इसी एजेंट को, दोनों एजेंट्स को डाल के देखा, नो रिएक्शन। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन के पास बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। ये वही हाइड्रोजन है जिसको ये एजेंट्स लेके भागेंगे, ये लेके जाएंगे उसको, और उसके बाद ही ऑक्सीडेशन होगा। जब तक वो नहीं है ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। बातचीत कर रहे हैं यहां पर एल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की, तो उस एक रिएक्शन को कैसे भूल सकता हूं मैं? वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लेना एग्जाम में आएगी उठ के। अगर आपको एल्डिहाइड तक रुकना है तो बेस्ट एजेंट है क्रोमाइल क्लोराइड, और इस अभिक्रिया, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। सवाल आएगा, रिएक्शन लिख के देगा, नाम पूछेगा, क्या नाम है इसका? इटार्ड रिएक्शन। लेकिन हम तो एसिड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो एसिड अगर बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो आपके सामने है, और यदि एल्डिहाइड बनाना है तो इटार्ड तो है ही है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, पर इटार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है रिएक्शन। रिएजेंट क्या है इसका? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या हम इसे पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड वाले चैप्टर में? बिल्कुल 100% पढ़ाई है मैंने ये आपको एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर। वीडियो चेक कर लेना दोबारा से चाहो तो जो जो मेथड अभी मैंने आपको यहां समराइज किए, जितने भी मेथड मैंने आपको बताए, वो सब की एक बार खटाखट से बना लेते हैं समरी। अब देखो ना, एल्केन से तो नहीं बन रहा,
नहीं बन रहा एल्केन से। एल्कीन से बनता है लेकिन एल्कीन के इतने पॉपुलर मेथड नहीं है। तो शुरुआती हाइड्रोकार्बन वाले मैंने ग्रुप्स लिए ही नहीं। हमने कहां से स्टार्ट किया? जब भी एसिड बनाने कहां से स्टार्ट किया? सबसे पहले स्टार्ट किया प्राइमरी एल्कोहल्स से, एजेंट लेके, एल्डिहाइड्स से एजेंट लेके। दोनों में कॉमन एजेंट बेस्ट काम करता है, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहां जोन्स को काम में लो। आप जोन्स को लो और यहां पे आप टॉलेंस को यूज में लो। केवल एल्डिहाइड के लिए टॉलेंस, प्राइमरी अल्कोहल के लिए जोन्स आर द वर्सटाइल बेस्ट रिएजेंट। साइनाइड से भी हमने कन्वर्ट किया, इसके लिए हमने एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाया। और सेम हमने नाइट्रोजन वाले एक और फंक्शनल ग्रुप एमाइड को भी आपने यहां सीख लिया। ये साइनाइड होता है, एमाइड होता है, इसके भी एसिड हाइड्रोलाइसिस से बनता है। लेकिन एसिड क्लोराइड से यदि हमें एसिड बनाना है तो हमें कराना होगा बेस हाइड्रोलाइसिस। और बच्चों जहां बेस हाइड्रोलाइसिस की बारी आ जाती है, लास्ट में मीडियम एसिडिक डालना पड़ता है सॉल्ट को एसिड बनाने के लिए। एसिड क्लोराइड के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यदि एनहाइड्राइड्स होते, एनहाइड्राइड का परिचय आप लोगों ने नामकरण नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में लिया होगा, तो इनके भी जल अपघटन से, हाइड्रोलाइसिस से, बेस हाइड्रोलाइसिस से बाकायदा एसिड बनते हैं। पर मैंने इसलिए चर्चा नहीं की क्योंकि एनहाइड्राइड के सवाल बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं एग्जाम में। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्टर से एसिड हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम rarely used because it is not successful, but hydrolysis in basic medium is very successful, a reversible reaction for the ester. एक आपको मैंने बताया कार्बोनाइलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। इस रिएक्शन में CO2 के साथ रिएक्शन करा के एसिड डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और एक आपको मैंने बताया एल्काइल बेंजीन से भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के। तो ये ओवरऑल आप लोगों के सामने कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की समरी तैयार हो गई है। ये सारे मेथड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद अब आप लोगों को लेके चलते हैं, इसमें एक और छोटा सा टॉपिक, वो है एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण कहते हैं हिंदी में इनको, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी में आप सबसे पहली चीज लेते हो फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था। तो लगभग 9 कार्बन तक लिक्विड होते हैं और 9 से ऊपर 10 एंड अबव वाले एसिड सॉलिड होते हैं। और 12 से 18 भी शुरू में ही कह चुका हूं इंट्रोडक्शन में, 12 to 18 हायर मेंबर ऑफ एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड के सॉल्ट ही साबुन बनाते हैं, उन्हीं को साबुन यानी सोप कहा जाता है, जो हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं। डिटर्जेंट एंड सोप्स, डिटर्जेंट एसिड के सॉल्ट नहीं है, लेकिन जो सोप है वो एसिड के सॉल्ट है। तो ये हायर मेंबर जो है फैटी एसिड्स, उनके सॉल्ट्स बनाना सीखेंगे हम। सपोनिफिकेशन रिएक्शन को भी हम सीखेंगे, डिटर्जेंट के बारे में भी हम सीखेंगे, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के कॉन्सेप्ट को भी हम लास्ट चैप्टर में हम सीखेंगे, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, जहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। समझ में आ रहा है सभी के? तो कुल मिलाकर के शुरुआती मेंबर 1 से लेके 9 तक, मैथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, हाँ, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, ये सब
और पता ही ये सारे एसिड नेचर में मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, इसके सबसे ज्यादा मेंबर नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर किसी कंपाउंड की इतनी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे मेंबर नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड होते हैं और बाकी की सॉलिड। लिक्विड का हमें निकालना होता है बॉइलिंग पॉइंट, सही बात है ना, बॉइलिंग पॉइंट बीपी। अब सबसे बड़ी स्पेशलिटी देखो इनकी, बॉइलिंग पॉइंट की क्या स्पेशलिटी है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहलों से भी ज्यादा आता है। तो चलो ये तो फिर चैंपियन बन गए। अल्कोहलों से ज्यादा, अल्कोहलों से कम हमने कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ा था बच्चों, और इससे कम हमने ईथर, और इससे भी कम हमने एल्केनो का पढ़ा था, है ना। हम कर चुके हैं ना ये पोर्शन पहले ही फिजिकल प्रॉपर्टी में। ये बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब इसका रीजन भी देखेंगे, लेकिन यहां सबसे पहली चीज क्या है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग समान होना चाहिए। पता चला नंबर ऑफ कार्बन ही घट गए बढ़ गए, ऐसी चीज अगर हो गई तो फिर तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वहां कंपेयर नहीं होगा। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में आप यदि कंपेयर कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहलों से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, और उसका रीजन है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सवाल ये बनता है कि भाई यही सेम कॉन्सेप्ट अल्कोहल में भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहलों में भी मिलती है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन का मतलब दो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं। यही मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो रहा है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कॉन्सेप्ट ये भी है कि एसिड की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्कोहलों की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होती है। कारण ये देखो, एसिड के में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताता हूं, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है। दो मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से, और इसमें ये वाला लोन पेयर ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। ये मैंने दो मॉलिक्यूल के बीच एसिड के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको बताया है। सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है स्टूडेंट्स कि ये लिक्विड फॉर्म में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता ही करता है। आपने इसको हीट किया कार्बोक्सिलिक एसिड को, और इसको आपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया। वेपर फेज में भी, वाष्प अवस्था में, गैसियस फेज में, गैसीय अवस्था के अंदर भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कम से कम दो मॉलिक्यूल, दो अणु आपस में जुड़े हुए रहेंगे ही रहेंगे। अब बात ये होगी कि दो मॉलिक्यूल मिलके, मतलब गैसियस फेज में, वेपर फेज में भी कम से कम दो मॉलिक्यूल तो जुड़े हुए रहेंगे। लिक्विड फॉर्म में तो सारे ही मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, लेकिन वेपर फेज में भी कम से कम दो मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन चलता है, संगुणन चलता है। ये स्पेशलिटी है, और इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहलों से भी स्ट्रांग है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब से ज्यादा होता है। ध्यान रहेगी, बस आपको बॉइलिंग पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट मेनली सीखना था फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, और वो आपने बेटर सीख लिया है। मेरे हिसाब से आपने इसे बेटर सीख लिया है। बस एक चीज और ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट है बेंजोइक एसिड के लिए कि इकलौता ये एसिड ऐसा है, बेंजोइक एसिड इज नॉट सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, बट सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, कोल्ड में नहीं है, हॉट वाटर में सॉल्यूबल होता है। और बाकी के एसिड्स की बात ऐसे है कि शुरुआती मेंबर सॉल्यूबल है, आगे वाले मेंबर इनसॉल्यूबल है। लेकिन बेंजोइक एसिड का अक्सर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बेंजोइक एसिड जो है वो ये है, इसमें एरोमेटिक रिंग है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, इसीलिए ये लेस सॉल्यूबल है, लेकिन कोल्ड वाटर में पर गर्म करते ही सॉल्यूबल हो जाता है।
तो ये एक और स्पेशलिटी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी में ध्यान रखनी थी, ये मैंने और आपको सिखा दी। ये बातचीत हो चुकी है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी तक के पोर्शन की। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन पूरा 1 घंटा लेगी, पूरा की पूरी। इसमें एसिडिटी भी आपको बताई जाएगी, एसिडिटी से सवाल कंफर्म मान के चलो आएगा। ऑलरेडी मैं इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस में जीओसी के वक्त करा चुका हूं, वीडियो आप देख लेना कल आने से पहले। आप एसिड में इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर एसिड की एसिडिटी देख के आना, उस वीडियो को देखना, रेजोनेंस को देखना। आपको बहुत अच्छे से कल एसिडिटी के और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और इसकी आगे की रिएक्शंस। तो कल इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, तो कल आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए गुड बाय।